ये हैं हमारे पेशेंट यासिर, जो 29 साल की उम्र में डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इनका हेयर लॉस 2017 में शुरू हुआ था। 2 साल तक तो सिर्फ हेयर लॉस हो रहा था, लेकिन 2019 में हेयर लॉस इतना सीवियर हो गया था कि अब स्कैल्प नजर आने लगा था, जिसमें उनकी हेयरलाइन पीक पॉइंट से तो ज्यादा रिसीड नहीं हुई थी, लेकिन साइड से काफी ज्यादा पीछे जा चुकी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, लेकिन मिड स्कैल्प में एग्जिस्टिंग हेयर ग्रोथ हेल्थी थी, इसलिए वहां ज्यादा डेंसिटी की नीड नहीं थी। इसके अलावा क्राउन रीजन विजिबली स्पार्स लग रहा था। इस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस ने पेशेंट की अपीयरेंस को काफी अफेक्ट किया था। अब वो डल नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बॉल्डनेस को दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया, और आज हम उन्हीं की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट का डोनर एरिया फेवरेबल कंडीशन में था, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आप पेशेंट का रियल एक्सपीरियंस भी जानेंगे। अगर आप भी अपने लेट 20s या 30s में एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान हो चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे कि आपको बॉल्ड फॉर लाइफ रहना है या बल्ड फॉर लाइफ बनना है। स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन के पीक पॉइंट को ग्लबेला पॉइंट से मेजर करके मार्क किया गया था। उसके बाद रिमेनिंग एरिया को फेशियल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग आउटलाइन किया गया। हेयरलाइन के साथ रिमेनिंग अफेक्टेड एरिया को भी आउटलाइन किया गया था। यह आउटलाइंस सर्जरी के टाइम पर एक क्लियर ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती हैं। हेयरलाइन डिजाइन के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई थी। इसके बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इम्प्लांटेशन स्टेज में हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में प्रीमेड स्लिट्स को फॉलो करते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, जो नेचुरल सॉफ्टनेस क्रिएट करते हैं। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। क्राउन रीजन में भी सेम फॉलिकल्स को स्वर्ल पैटर्न क्रिएट करने के लिए प्रीमेड स्लिट्स में इम्प्लांट किया गया था। इस केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप प्रोसीजर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें। सर्जरी के बाद पेशेंट ने अपने फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं उनका सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम यासिर है। मैं 29 ईयर्स मेरी एज है और मैं QHT में अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए जी। तो मेरा हेयर फॉल ऐसा था कि मैं जो नोटिस करना शुरू कर दिया था आज से 5-6 साल पहले, यानी 2017 में ही हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। वो हेयर फॉल जो शुरू हुआ था तो वो ज़्यादा नहीं था, मतलब मुझे दिख रहा था कि हाँ बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं था कि हाँ बाल ख़त्म हो गए। और फिर पता नहीं, मतलब मैं 2017 में दिल्ली में रहना शुरू कर दिया था, तो शायद वहाँ का कोई इन्वायरमेंट की वजह से इन्वायरमेंट चेंज था, तो बाल टूटने ज़्यादा शुरू हो गए थे। उसके बाद ये हुआ कि आते आते 2017-18 वो ऐसा था कि जो मेरे हेयर जा रहे थे वो मुझे ही पता लग रहा था, सामने वालों को इतना नोटिस नहीं हो रहा था क्योंकि वो नोटिसेबल नहीं था जो हेयर जा चुके थे। लेकिन फिर अचानक से 2018 या 19 के बीच में ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे मेरे सर पे मतलब बहुत ज्यादा ऐसे खाली खाली स्पेस दिखने लगा, और वो ऐसा हुआ कि जैसे अचानक से हो जाता है। मतलब पहले तो ये था कि धीरे धीरे बाल टूट रहे थोड़े थोड़े, लेकिन कोई भी मतलब स्काल्प मेरा विजिबल नहीं था कि अगर बीच से मैं देखूं। लेकिन 2019 में अचानक से ऐसा हुआ कि वो स्काल्प भी विजिबल होने लगा। तो फिर मैं उस टाइम पे वो इतना नोटिसेबल था कि वो दूसरे बंदे भी इसको देख पा रहे थे। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि यार इसका कुछ मेडिसिन वगैरह करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर से, 1-2 जगह ऐसे ही अपना यूट्यूब पे भी चीज़ें सर्च करी, ऑयल्स के बारे में, जो मेडिसिन वगैरह है वो सब, उसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया और फिर मैंने वो लेनी शुरू करी। उसमें मतलब ये था कि कंटिन्यूटी के साथ तो मैं कोई मेडिसिन ऐसे ले नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी, कोई ऑयल्स वगैरह ट्राई करे, कुछ खाने की चीज़ें ट्राई करी, कुछ मेडिसिन ट्राई करी। तो वो सब चीज़ें मैं ट्राई करता रहा, लेकिन वो चीज़ें ऐसी थी, एक तो मैं कंटिन्यूटी से कर नहीं पाया और फिर रिजल्ट उसके आ नहीं रहे थे, तो वो मुझे विजिबल इतना हो नहीं रहे थे रिजल्ट। और बालों का ये मतलब टूटने का जो प्रोसेस था वो चलता ही रहा, मतलब बाल टूटते रहे, धीरे धीरे कम होते रहे। फिर 2021 में 2021 और 22 में तो बहुत ज्यादा बाल चले गए, मतलब बाल इतने स्काल्प ज्यादा विजिबल होने लगा और सामने वाले को भी नोटिस होने लगा कि बाल जा रहे हैं भाई। उससे पहले ऐसा था कि नहीं बस मुझे ही पता चल रहा था, लेकिन 2021-22 में वो सबको नोटिस होने लगा। फिर उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि यार अब तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं मेडिसिन ले रहा था उसका भी कोई मुझे इतना असर लग नहीं रहा था। जो ऑयल वगैरह जिसने मुझे जो रिकमेंड किए थे उससे कुछ नहीं हो रहा था।
फिर ये था कि मैं 2022 और 23 में प्लानिंग कर लिया था कि नहीं, ट्रांसप्लांट तो मुझे अब कराना पड़ेगा। बस मैं ये था कि एक राइट टाइम का वेट कर रहा था कि किस टाइम पे कराऊं और कहाँ से कराऊं। फिर उसके लिए मैंने पूरा रिसर्च करना शुरू करा। तो थोड़ा फिर मैं इसी वजह से बंदों से मैंने बहुत सारे पूछा कि भाई ठीक है, वो अपना फीडबैक दे, जिन्होंने, और बंदे मेरी नज़र में थे जिन्होंने जहाँ भी कराया था, तो मैं सबका फीडबैक ले रहा था, सब चीज़ें देख रहा था, और सबके मतलब जो रिकमेंडेशन थे उनको मैं अच्छी तरीके से देख रहा था कि क्या करना चाहिए, कहाँ पर कराना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते फिर ये 2024 में फिर मैं अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लिया कि हाँ, ये है, यही साल है जिसमें मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। बस ये फाइनलाइज करना था कराना कहाँ से है। तो वो भी फिर मैं यूट्यूब को फॉलो कर रहा था, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके रिकमेंडेशन देख रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। वो सब चीज़ें देखते देखते फिर मैं, मेरे माइंड में थे कि भाई यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना है। फिर धीरे धीरे मैं उस स्टेज पे आया कि हाँ भाई, ये मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराऊंगा, और मैं उस स्टेज पे फिर मैं आ गया दिसंबर में ट्रांसप्लांट कराने। तो ये फुल जर्नी थी मेरी ट्रांसप्लांट कराने की। तो फिर 22 दिसंबर को आई थिंक मैं क्यूएसटी पर आया ट्रांसप्लांट कराने के लिए। फिर माइंड में वो सारे मिथ रहते हैं, बस उससे पहले भी मैं क्यूएसटी में एक बार कंसल्ट के लिए आ चुका था कि सर्जरी का मतलब प्रोसीजर क्या होगा, और उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स बाद में देखने को मिले लॉन्ग टर्म में। वो सारा मैं एक बार कंसल्ट करके गया भी था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कोई इशू नहीं है। तब फिर मैं 22 दिसंबर में प्रॉपर सर्जरी के लिए आया था। लेकिन फिर भी माइंड में रहता है कि यार पेन होगा, दर्द होगा, वो सारे मिथ माइंड में जो थे वो रहते हैं। फिर तो यहाँ का जो स्टाफ था भाई, उनसे बात की। अच्छा, उसमें यह था कि उन्होंने मुझे बताया कि पहले आपका फर्स्ट डे ये होगा कि जो स्लिट मेकिंग का काम होगा, मतलब पंचिंग की जाएगी, जो जिसमें नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स डिसाइड होगी उसके बेसिस पे। क्योंकि मेरा इसका जो स्कल था थोड़ा बड़ा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम्हारे हेड को कवर करने के लिए अराउंड 5K ग्राफ्ट्स तो लगेंगे, 5000। तो मैं उसके लिए रेडी था कि एटलीस्ट ग्राफ्ट उतने लगे कि मेरा सिर पूरा कवर हो। ऐसा ना हो कि मैं 4K ग्राफ्ट लगा लूँ, सर कवर ही ना हो पूरा। उन्होंने कहा कि 5K में कवर हो जाएगा, तो मैं उसके लिए रेडी हो गया, 5K लग गए। तो 23 दिसंबर को फिर स्लिट मेकिंग का हुआ। तो स्लिट मेकिंग का मुझे ये था कि पंचिंग होगी कुछ, क्योंकि कुछ चीजें मैं यूट्यूब से देख के आया था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार स्लिट मेकिंग में सर पे मतलब पंच किया जाएगा, मतलब होल बनाए जाएंगे, तो उसमें डर भी लग रहा था एक। तो फिर मैं वो 23 दिसंबर को मेरा वो प्रोसेस शुरू हुआ। अच्छा, वो जो स्टाफ यहाँ का था, सारे स्टाफ मेंबर हो, जो भी टेक्नीशियन हो, सब वो मतलब बहुत सपोर्टिव थे। कुछ भी अगर ऐसा था कि मुझे किसी चीज को कुछ पूछना है सर्जरी से पहले, कुछ चीजें मतलब जो भी मिथ मेरे माइंड में थे, वो सब चीजें वो क्लियर कर रहे थे टाइम टू टाइम जब भी मैं पूछ रहा था। फिर यहाँ का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, यहाँ के स्टाफ, जो भी टेक्नीशियन स्टाफ हो, जो भी काम कर रहे, सब सपोर्टिव थे। फिर उसके बाद 23 को मेरा स्लिट मेकिंग का काम हुआ। स्लिट मेकिंग का काम जितना मुझे डर लग रहा था उतना था नहीं इसमें कुछ, बस ऐसा था कि डर ही लग रहा था। वो नॉर्मल मतलब एनेस्थीसिया दिया उन्होंने मुझे, लोकल एनेस्थीसिया दिया, और स्लिट मेकिंग का काम शुरू हुआ। और उसमें अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे लगे कंप्लीट होने में स्लिट मेकिंग। 5K अराउंड 5K उन्होंने स्लिट बनाए। और उसमें पेन, क्योंकि वो लोकल एनेस्थीसिया दिया था, तो मुझे पेन का पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा था कि सर पे कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन उसका दर्द उस टाइम पे मुझे तो था नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था स्लिट मेकिंग के टाइम पे। बस ये था कि सर पे कुछ काम हो रहा है। अच्छा, मैं डॉक्टर जो थे मैं उनसे बात भी कर रहा था उस टाइम पे कि कितने मतलब कितना सर कवर हो जाएगा, इतने 5K ग्राफ्ट्स अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सब मैं चीजें बीच बीच में स्लिट मेकिंग के टाइम पे ही बात कर रहा था। तो 23 को मेरा स्लिट मेकिंग का प्रोसेस पूरा हुआ। उसमें पेन वैन जरा सा नहीं हुआ मेरे केस में, मुझे जरा सा पेन नहीं हुआ। तो अब यह था कि स्लिट मेकिंग का काम ट्रांसप्लांटिंग से एक दिन पहले होता है, तो मेरा 23 को स्लिट मेकिंग का काम हुआ। अब 24 को मेरा ट्रांसप्लांट होना था। तो 24 को अब वो ये था कि वो जो स्लिट थे उसमें ग्राफ्ट्स प्लांट करने थे, तो उसमें ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन और प्लांटिंग वो सारी चीजें 24 को मेरी हुई थी। उसमें क्योंकि मेरे ग्राफ्ट्स ज्यादा थे, तो मेरा जो प्रोसीजर था मॉर्निंग में 7 to 8 AM के बीच स्टार्ट हो गया था सुबह में, और वो चला था रात के 9-10 बजे तक, यानी अप्रोक्स 14-15 घंटे वो लगा था, क्योंकि बीच में कुछ ब्रेक भी था। अच्छा, उस प्रोसेस में भी ये था कि मेरे सारे जो ग्राफ्ट थे वो मेरे यहाँ सर के बैक से लिए गए थे, बैक साइड से,
तो उसमें वो ग्राफ निकाल रहे थे और उसको प्लांट कर रहे थे। उसमें जो भी मतलब टेक्नीशियन थे और डॉक्टर वगैरह जो भी उस टाइम पे थे, उस टाइम वो भी प्रोसेस ऐसा था कि एक माइनर सा पेन तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हाँ वो बेरेबल ना हो, मतलब हल्का सा पेन था, लेकिन वो ऐसा है कि जितना आदमी सोचता है कि भाई जितना डर लगता है उतना पेन नहीं था मतलब। और वैसे भी मेरे केस में ये था कि मैं खुद देखना चाह रहा था कि यार सर्जरी हो रही है, एटलीस्ट थोड़ा पेन तो हो, वरना ऐसा क्या है कि भाई इतनी बड़ी सर्जरी कराई, पेन का पता ही नहीं चला। तो मेरे केस में हल्का सा पेन मुझे हुआ था उस टाइम पे और बेरेबल था, मतलब मैं बर्दाश्त कर पा रहा था। तो वो 5 के अराउंड 5 के फिर उन्होंने जो ग्राफ्ट्स थे वो इम्प्लांट किए 24 दिसंबर को। अच्छा, उस टाइम पे बीच में ऐसा नहीं था कि वो 15 आवर्स के लिए मुझे कंटिन्यूस प्रोसेस था, बीच में ब्रेक भी मिला। उसमें उन्होंने मुझे जो एक लाइट मतलब जो लंच करना था हल्का सा, तो वो भी उन्होंने कराया था। फिर उसके बाद वो लेट नाइट तक वो प्रोसेस खत्म हो गया था। फिर उसके बाद प्लांटिंग के बाद उन्होंने बैंडेज वगैरह जो करना था वो किया, और इस तरह ये 24 को मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये बीच में मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उन्होंने मुझे कोई दवा दे के मतलब पूरी बॉडी को सुन कर दिया था और मैं बेहोश था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पूरा प्रोसेस ऐसा था कि मैं उनसे बात भी कर रहा था बीच बीच में, सारा मतलब जो भी चीजें मैं पूछना चाह रहा था। फिर मैं ये बीच बीच में ये भी पूछ रहा था कि कितने ग्राफ्ट प्लांट हो गए, सारी चीजें मैं उनसे बीच में बात कर रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ भाई मैं इतना पेन था कि वो बर्दाश्त से बाहर था या फिर मैं बेहोश था। मतलब सारी सर्जरी मुझे मतलब मतलब पता चल रहा था यहाँ सर पे काम हो रहा है, और जो भी वो ग्राफ्ट निकाल रहे थे उनका भी हल्का पता चलता है। तो यही था मेरा कंप्लीट प्रोसेस। तो 24 को मेरा फिर हेयर ट्रांसप्लांट और बैंडेज वगैरह ये सब चीजें 24 को हो गई थी। ये मेरा पूरा प्रोसेस था ट्रांसप्लांट का। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे जो यहाँ का स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, और जो यहाँ के टेक्नीशियंस वगैरह उनके साथ कम्युनिकेट करना हो, बातचीत वगैरह, वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रोफेशनल और कह सकते हैं कि फ्रेंकली वो सब चीज़ें एक साथ मिक्स होके चल रही थी। तो स्टाफ का जो बिहेवियर था अच्छा था, और टेक्नीशियन वगैरह जो भी सब थे यहाँ पे सबका बिहेवियर अच्छा था। फिर उसके बाद अब बात थी 25 दिसंबर को मुझे घर के लिए रिटर्न होना था। तो 25 को बैंडेज करके फिर मैं उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी जो थी, और 25 को मैं घर चला गया सर्जरी करा के। तो अब मेरा पोस्ट सर्जरी का जो प्रोसेस था वो ये ऐसा था कि उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं एटलीस्ट 7 डेज, यानी पोस्ट सर्जरी 1 वीक। तो कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने बताया था कि जैसे स्ट्रेट रात को लेटना है, और उन्होंने एक बोतल दी थी, वो सर पे स्प्रे करनी थी उसका, और मेडिसिन वगैरह थी वो टाइम टू टाइम लेनी थी। तो उसमें मेरे केस में ये था कि जब मैं घर गया तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे कही थी, मैं जैसे सर पे लगाने के लिए जो उन्होंने दिया था, लोशन वगैरह जो दिया था मैं वो लगा रहा था, प्रॉपर मेडिसिन ले रहा था, और रात में स्ट्रेट लेटना था वो कर रहा था। थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि रात में क्योंकि ट्रांसप्लांट हुआ है तो हम करवट लेके नहीं लेट सकते, स्ट्रेट लेटना है। थोड़ा उस टाइम पे 2-4 दिन का, क्योंकि वो 1 वीक का प्रिकॉशंस ऐसा है कि वो हमें करना ही करना है, अदरवाइज जो हमारे ग्राफ्ट लगे हैं वो निकल सकते हैं। तो थोड़ा उसमें इश्यू रहता है रात को लेटने में, अदरवाइज और चीजें कुछ नहीं थी, पेन कुछ नहीं था, घर जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं था, कोई पेन नहीं था। तो फिर ये था कि QST की जो टीम थी, हेल्प डेस्क, उनका सपोर्ट ऐसा था कि वो एवरीडे मतलब कॉल कर रहे थे, मतलब मॉर्निंग में उनकी कॉल आती थी खुद ही उन्हीं की। अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मेरे माइंड में ये था कि चलो भाई अब ट्रांसप्लांट खत्म हो गया, मेडिसिन उन्होंने दे दी, सारे प्रिकॉशंस बता दिए, और सब चीजें उन्होंने दे दी थी एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में। तो ये था कि यही होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं सर्जरी गया तो सर्जरी के अगले दिन मॉर्निंग में उन्हीं की कॉल आ गई कि हाँ मतलब स्वेलिंग तो नहीं है, मेडिसिन टाइम पे ले रहे हो, जो उन्होंने बोतल अप्लाई करने के लिए दी थी वो उसको अप्लाई कर रहे हो, सब चीजें उन्होंने कंफर्म करी। और वो फोटोज भी मांगते थे हर दिन के, कि फोटो की, ताकि वो कंडीशन को चेक करते रहे कि कंडीशन क्या है, और कंडीशन अगर ठीक है तो ओके, अदरवाइज मेरे केस में सब चीजें फाइन थी तो उनका मैसेज आता ओके। तो ये प्रोसेस उनका 5-6 दिन चला जब तक हमने फर्स्ट हेड वॉश नहीं करा। उसमें यह था कि मेरे केस में वो पूछते थे स्वेलिंग वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है। मेरे केस में माइनर सी स्वेलिंग थी, लेकिन वो ऐसा था कि बस ये फोरहेड था जो यहाँ तक थी, वो ऐसा नहीं था कि नीचे तक आई थी, हल्की सी फोरहेड पे रही, और वो भी
स्टार्टिंग के 3 डेज, 3-4 डेज। तो 3-4 डेज के बाद, क्योंकि स्वेलिंग 3-4 डेज के बाद मेरी, क्योंकि ये स्वेलिंग का ऐसा है कि स्टार्टिंग के 2-3 डेज रहती है और उसके बाद खत्म ही होती है। तो 4 डेज में पोस्ट सर्जरी वो मेरी स्वेलिंग भी खत्म हो गई थी। मेडिसिन वगैरह मैं ले ही रहा था। तो फिर ये था कि फिफ्थ डे पर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी के, फिर मैंने फर्स्ट हेड वॉश किया था जैसा उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। और उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर कैसे हेड वॉश करना है, उसमें यह था कि या तो मैं खुद ही क्लिनिक पे आ जाऊँ, यहाँ हेड वॉश करा लूँ, या घर पे भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर यही किया कि मैं घर पे ही कर लूंगा। तो उन्होंने उसका भी पूरा प्रोसीजर, जो टीम थी, हेल्प डेस्क टीम थी, उन्होंने उसका भी पूरा प्रोसीजर मुझे बताया था कि कैसे हेड वॉश करना है और हेड वॉश के टाइम पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वो सब चीजें मतलब टाइम टू टाइम मुझसे कांटेक्ट करके, और वो मॉर्निंग में फोटोज ले रहे थे, इवनिंग में भी फोटोज ले रहे थे, ताकि वो कंडीशन को चेक करते रहे कि कहीं इशू ना हो। तो 5th डे पे फिर मैंने हेड वॉश किया, और जो नॉर्मल हेड वॉश जैसे उन्होंने मुझे बताया था वैसे हेड वॉश किया। और मेरे केस में फिर स्वेलिंग 2-3 दिन रही, वो खत्म हो गई थी। और फिर चीजें, कंडीशन ये था कि अब वो सही होती जा रही थी। फिर ये था कि जो रेस्ट्रिक्शंस थे कि भाई स्ट्रेट लेटना है, करवट नहीं ले सकते, तो वो 1 वीक के बाद वो चीजें भी फिर खत्म हो गई थी धीरे धीरे, कि ठीक है अच्छा तुम करवट ले सकते हो। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस जैसे खाने में क्या लेना है, वो सब चीजें, क्या चीजें अवॉइड करनी है, जैसे ऑयली फूड से, जंक फूड से, ये सब चीजें अवॉइड करनी थी। लेकिन उसमें इन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज तक तो करना ही है, ये सब प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बाद तुम कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैंने खुद के लिए 15 डेज तक ये सब चीजें करी, और 15 डेज के बाद चीजें सब नॉर्मल होनी शुरू हो गई। और ये था कि सर पे जब हैंड वॉश किया तो एक बार में सारे कुछ सर पे रहता है कि वो डॉट डॉट से रहते हैं, वो खत्म नहीं हुए थे एक वॉश में। तो ये था कि वो उसको खत्म होने में, स्काल्प को पूरा क्लीन होने में मैं डेली वॉश करता था सुबह शाम। और ये भी, इसमें भी उन्होंने मुझे प्रिकॉशन बताए थे कि तुम्हें बिस्लेरी वाटर लेना है या कुछ मिनरल वाटर लेना है। तो फिर ये था कि उसके वॉश के हेड वॉश, फर्स्ट हेड वॉश से 10 दिन तक मैं हेड वॉश करता रहा, और 10 दिन में पूरा स्काल्प क्लीन हो गया। अच्छा, उसमें यह था कि फिर भी उनका हेल्प डेस्क ऐसा था कि बीच में मुझे कोई भी डिटेल लेनी हो, कुछ भी पूछना हो किसी भी चीज के बारे में, वो अवेलेबल थे, कभी भी कॉल करके उनसे कुछ भी पूछ सकते थे। तो उस केस में मतलब उनका जो QST का सपोर्ट था बहुत अच्छा था। अच्छा, उसमें एक चीज और है कि QST में मल्टीपल टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराने की। तो एक QST है, थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी है, और भी है, FU टेक्निक है, ये सब टेक्निक अलग अलग है। तो मेरे केस में मैंने वही ली थी कि भाई ठीक है, ट्रांसप्लांट एक बार ही कराता है बंदा, बार बार तो कराता नहीं। तो मैंने QST ही प्रीफर किया था। तो मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था, QST जो प्रीमियम इनकी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ही मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, और अराउंड मेरे 5 के ग्राफ्ट्स लगे थे टोटल। तो फिर ये जो मेरा पूरा प्रिकॉशन थे, जो सारी चीजें थी, ये एटलीस्ट 20 डेज तक चली। 20 डेज में स्काल्प भी क्लीन हो गया, और जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, वो जो बाल थे वो निकलने शुरू हो गए। अच्छा, मुझे पता था, पहले से ही पता था कि अब ये मेरा सेटिंग फेज भी शुरू होगा, जिसमें मेरे बाल ही वापस गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो चीजें मैं पहले ही रिसर्च कर चुका था। और फिर मेरा डोनर एरिया जहाँ से उन्होंने बाल लिए थे, वो भी मतलब उसमें भी, क्योंकि ट्रांसप्लांट बाल जो उन्होंने वहां से निकाले थे, तो वो भी निकले हुए दिख रहे थे। मुझे पता था सब चीजों का ये नॉर्मल है, मतलब बाद में सब चीजें सही हो जाएगी। तो मैं उसको ज्यादा ये था कि मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। बाकी ये था कि फिर धीरे धीरे मेरा शेडिंग फेज होना शुरू हुआ। आई थिंक वो 20 डेज और या 30 डेज के बाद मेरा शेडिंग फेज, जो बाल वो प्लांट किए थे वो निकलने शुरू हो गए। शुरू में मतलब जब ट्रांसप्लांट कराया था कि सर पे अच्छे बाल दिख रहे थे, क्योंकि वो प्लांटेड जो बाल थे वो सारे सर पे ही थे। लेकिन एक फेज आता है शेडिंग फेज, जिसमें वो बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। उनके रूट्स तो रहते हैं सर में, लेकिन वो जो बाल लगाए होते हैं ऊपर, वो निकल जाते हैं। तो मेरा वो 25 डेज और 1 महीने के बाद वो प्रोसेस शुरू हो गया। और ये प्रोसेस मतलब उसमें यही रहता है कि अप्रोक्स 80 टू, किसी के केस में 80 to 90% चले जाते हैं, किसी के केस में 70%। लेकिन मेरे केस में हुआ था कि मुझे जो विजिबल था, जो मैं नोटिस कर पा रहा था, मेरे केस में ऐसा था कि अप्रोक्स 80% तक तो वो शेडिंग फेज में बाल चले गए। और शेडिंग फेज लंबा भी चलता है, मतलब किसी का जल्दी भी खत्म हो सकता है। मेरे केस में यह था कि जैसे अभी मुझे 2 महीने हो गए ट्रांसप्लांट को, तो मेरा 80% शेडिंग फेज में ही है। लेकिन फिर भी मैं जब देखता हूँ शीशे में तो बाल दिखते हैं थोड़ा। तो उसमें ये है कि
ये अभी ग्रोथ होने शुरू हो गए या थोड़ा और शेडिंग फेज थोड़ा लंबा चलेगा, इसका अभी कोई इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ बाल मेरे हैं जो शेडिंग फेज के बावजूद भी बचे हुए हैं और 80% तक शेडिंग फेज में गए हैं। अच्छा, उसमें फिर बाकी ये था कि मेरा जो डोनर एरिया था उसका वो हील होना शुरू हो गया था। मतलब ये था कि वो तो जैसे ही हमारे ट्रांसप्लांट से अगले दिन ही वो तो हील होना शुरू हो जाता है, और उसके जो बाल थे वो ग्रो होने में भी मतलब ये था कि मेरे 1 महीने तक वो जो जितना भी पीछे से बॉल्ड एरिया था जहां से बाल निकाले गए थे वो कवर होना शुरू हो गया था। फिर वो 1-1.5 महीने बाद इतना हो गया था कि वो किसी को पता ही नहीं कि बाल भी निकले हैं। मतलब वो सारी चीजें खत्म हो गई थी, बाल पूरा डोनर एरिया बालों से मतलब वापस ढक गया था वो। बाकी ये था कि मेरा अब शेडिंग फेज है, अब वो शेडिंग फेज 2 महीने चलेगा 3 महीने चलेगा उसका पता नहीं, उसके बाद बाल दोबारा रीग्रो होने शुरू हो गए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरी कंडीशन जो ट्रांसप्लांट से पहले थी वो कैसी है, तो आप ये इमेजेस देख सकते हैं। उसमें मेरी जो हेयर लाइन है वो काफी रिसाइड कर गई थी और स्काल भी काफी ज्यादा विजिबल हो गए थे। ये बीच में से जो है यहाँ पर भी काफी स्काल बहुत ज्यादा विजिबल था। अच्छा, तो अब आप देख सकते हो मुझे 2 मंथ में मुझे हो गए ट्रांसप्लांट कराए हुए। अभी की ये मेरी कंडीशन है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ग्रोथ होनी शुरू हो गई है बालों की, और जो इन्होंने क्यूएसटी पे मेरी हेयरलाइन डिजाइन की गई थी तो वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग, और जो उन्होंने मेरी पुरानी पिक्स भी देखी थी उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन की थी। हालांकि मैं उन्हें कह रहा था कि टेम्पल वगैरह भी क्रिएट करने हो गए या कुछ वो, तो उन्होंने मेरी पुरानी पिक्स के हिसाब से कि जो इस एज में जो हेयरलाइन होनी चाहिए वो परफेक्ट हेयरलाइन बना के वो चीजें सारी फिर उन्होंने ड्रॉ की थी, और उसी के हिसाब से जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसी के हिसाब से हुआ था। तो अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस का विद क्यूएसटी, तो मैं तो कहूँगा कि ये ऑसम ही रहा मेरे लिए, क्योंकि जो मिथ थे, जो चीजें मैं सोच रहा था कि ऐसे होता है ऐसे, क्योंकि मैं फ्रेंड से डिस्कस किया था और चीजें बहुत कुछ मेरे सामने आ रही थी और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो यहाँ के स्टाफ थे, यहाँ के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, स्टाफ हो, टेक्नीशियन हो, या कोई भी जो बंदा यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबका बिहेवियर जो था बहुत बहुत अच्छा था और हर चीज में वो सपोर्टिव थे। कोई भी छोटी से छोटी डिटेल मुझे पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो वो प्रॉपर उसके लिए मतलब एडवाइस कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, सब चीजें वो मुझे बता रहे थे। अच्छा, तो ये मेरा प्रॉपर उनके साथ एक्सपीरियंस रहा क्यूएसटी के साथ। तो अभी ये मेरा जो रिजल्ट्स है ये सेकंड पीआरपी तक है। मुझे 2 मंथ हो चुके हैं, मतलब सर्जरी के बाद 2 मंथ हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट मंथ शायद मेरी तीसरी पीआरपी होगी। तो मैं आपको सारे अपडेट देता रहूंगा। तो अभी तक के लिए यू कैन गो विद क्यूएसटी। 2 महीने पूरा होने पर पेशेंट के स्कैल्प पर शेडिंग विजिबल थी। अधिकतम ग्राफ्ट्स टेम्पोरेरीली शेड हो चुके थे, लेकिन फ्रंटल रीजन में एग्जिस्टिंग हेयर ग्रोथ हेल्थी थी। इस वजह से शेडिंग उतनी प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं थी। इस विजिट पर पेशेंट ने पीआरपी थेरेपी भी ली, जो ट्रांसप्लांटेड और नेटिव फॉलिकल्स दोनों को स्टिमुलेट करती है। पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो स्कैल्प को नरिश करते हैं, हीलिंग एक्सेलरेट करते हैं और फ्यूचर ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करते हैं। साथ ही डोनर एरिया इस स्टेज पर कंप्लीटली हील हो चुका था। रेडनेस, स्कैबिंग या डिस्कम्फर्ट का कोई साइन विजिबल नहीं था। अब जानते हैं पेशेंट का नेक्स्ट विजिट का एक्सपीरियंस। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो 24 दिसंबर 2024 में हुआ था, मतलब अप्रोक्स 4 मंथ बैक। तो मेरी ये 3rd पीआरपी है जो मैं अब कराने आया हूँ। इससे पहले मेरी दो पीआरपी हो चुकी है और ये 3rd पीआरपी अब होगी। अब तक के जो रिजल्ट है क्वाइट सेटिस्फाइड है, मतलब रिजल्ट अच्छे है और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि और भी बेहतर इंप्रूव होगी, क्योंकि अभी 4th मंथ हुए हैं और अच्छे प्रॉपर रिजल्ट आने में टाइम भी लगता है। 8-9 महीने, 10 महीने, साल भर भी लग जाता है। तो जो अब तक के रिजल्ट है 4 मंथ के, मैं उनसे क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बाल ग्रो होना शुरू हो गए और सब नॉर्मल है। मतलब जो सर में ऐसा कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीजें नॉर्मल चल रही है। तो 24 दिसंबर को मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई थी, अराउंड नाइट में 10 o'clock के करीब। तो उन्होंने जो पट्टी वगैरह लगानी थी वो लगा दी थी ताकि वो स्वेलिंग चेहरे पर ना आए। फिर 25 दिसंबर को उन्होंने बैंडेज वगैरह लगा के, यहाँ जो डोनर एरिया था उस पर बैंडेज वगैरह लगा के, मतलब वो उतार के बेसिकली उन्होंने मुझे घर भेज दिया था। उसमें उन्होंने मेडिसिन दी थी 1 वीक की, 10 days की। तो फिर उसका ये था कि नॉर्मली 2-3 दिन में स्वेलिंग आ जाती है। उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए कहा था कि कुछ प्रिकॉशंस है, 1 वीक के लिए कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं, वो फॉलो करने थे। और थोड़ा उसमें जैसे पोजीशन है, स्ट्रेट लेटना है, वो सारी चीजें थी।
तो उसमें ये था कि नॉर्मली 2-3 दिन में सोइलिन आती है, लेकिन मेरे केस में इतना नहीं हुआ था। मेरी सोइलिन, क्योंकि उन्होंने यहाँ जो पट्टी लगा रखी थी उसकी वजह से ये नहीं था कि सोइलिन चेहरे पे आई है, तो मेरा यहाँ फोरहेड पर ही रह गई थी वो, और वो भी अप्रोक्स 3 दिन बाद वो भी खत्म हो गई थी। तो स्वेलिंग कोई ऐसे चेहरे पे कोई ऐसा भारी बन नहीं आया था। और फिर ये जितने भी प्रिकॉशंस उन्होंने बताए थे मैं वो ले रहा था। टाइम टू टाइम उन्होंने स्प्रे करने के लिए कहा था, जो भी उन्होंने चीजें मुझे दी थी वो मैं कर रहा था। फिर 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि हेड वॉश करना है। तो आफ्टर 5 डेज फर्स्ट हेड वॉश था। तो वो मैंने नॉर्मली, उन्होंने उसके लिए भी उनकी तरफ से एक्चुअली ये था कि क्यूएसटी की साइड से कि डेली कॉल होती थी, डेली वो इमेजेस चेक कर रहे थे कि कंडीशन क्या है, कब हेड वॉश करना है, वो सारी चीजें डेली चेक कर रहे थे। और इनिशियल डेज में खासकर वो चेक करते थे रोजाना। तो फिर उन्होंने अराउंड 5 डेज के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम हेड वॉश कर सकते हो। तो मैंने 5 डेज के बाद हेड वॉश किया। वो उसका भी उन्होंने पूरा मतलब कैसे करना है क्या है वो सारा उसका वीडियो के थ्रू उन्होंने सब मुझे बताया था। तो हेड वॉश 5 दिन के बाद मैंने हेड वॉश किया था। और मेरा उन्होंने कुछ मतलब यहाँ अप्लाई करने के लिए डोनर एरिया था वो दिया था, तो मैं पेस्ट वगैरह दिया था, वो भी मैं अप्लाई कर रहा था। और ये मेरा ये था कि स्टार्टिंग में हेड वॉश रोजाना करना था, दिन में 2 बार। तो और उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 1 वीक तक करना है। 1 वीक में, क्योंकि सर पे जो क्लॉट्स होते हैं ब्लड के वो साफ हो जाते हैं। तो मेरा ऐसे ही था कि 5 दिन के बाद मेरा फर्स्ट हेड वॉश था। और अराउंड उसके 5 दिन से 15 दिन तक, मतलब 15 दिन से पहले 12 दिन तक, 1 वीक तक मैंने हेड वॉश किया। और उसमें जो मेरे ब्लड के क्लॉट्स सर पे बनते हैं वो डॉट से, तो वो क्लीन हो गए। और उन्हीं डेज में ही, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब उन्हीं 15 दिन के अंदर ही जो मेरा ये डोनर एरिया था वो भी हील हो गया। तो अराउंड 15 डेज में चीजें सब नॉर्मल हो गई, मतलब जो मेरे क्लॉट्स थे वो भी खत्म हो गए, मेरा डोनर एरिया था वो भी हील हो गया। और जो प्रिकॉशंस थे जो मुझे फॉलो करने थे वो भी इनिशियल के 10 to 15 डेज ही रहते हैं, तो वो भी खत्म हो गए। 15 डेज थे जिसमें सारे प्रिकॉशंस और हेड वॉश वगैरह सब चीजें, और डोनर एरिया भी हील हो गया था कंप्लीटली। अगर मैं अपने पीआरपी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो पहली पीआरपी मेरे 1 महीने बाद हुई थी ट्रांसप्लांट के। और उसका एक्सपीरियंस नॉर्मली उसमें कैसा होता है कि ब्लड, पहले वो ब्लड निकालते हैं, उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बेसिकली उसको निकाल के उसकी प्लेटलेट को रिच करके वापस सर में इंजेक्ट किया जाता है। तो उसमें नॉर्मल प्रोसीजर है, मतलब उसमें टाइम लगता है कि जैसे हम आए, उसमें हमें बुकिंग करनी पड़ती है आने से पहले। जिस दिन का भी स्लॉट तुम्हें चाहिए उसका स्लॉट बुक करा, और उसमें हम आते हैं। उसमें फिर पहले तो हमारा ब्लड लिया जाएगा, फिर उसको बेसिकली रिच किया जाएगा। उसमें अप्रोक्स ऐसे ही लगता है आधा घंटा। उसमें आधे घंटे में कंप्लीट पूरा प्रोसीजर निपटता है कि वो ब्लड भी लेंगे, उसको रिच भी किया जाएगा, और उसे दोबारा से इंजेक्ट किया जाएगा सर में। तो मेरा पहला पीआरपी 1 मंथ के बाद हुआ था, फिर 1 मंथ के बाद फिर दोबारा पीआरपी हुआ। और हर बार प्रोसीजर ऐसा ही है, मतलब कि ब्लड लिया जाएगा और रिच किया जाएगा और सर में इंजेक्ट किया जाएगा। इसमें पूरे प्रोसीजर में अप्रोक्स आधा घंटा से 1 घंटा तक लग जाता है मैक्सिमम। तो बेसिकली ये पीआरपी बेनिफिशियल है काफी हद तक, जो भी वैसे अगर ट्रांसप्लांट करे तब भी, ना करे तब भी। क्योंकि एक तो ये थिकनेस बढ़ेगा बालों की, दूसरा ये है कि हेयर को मतलब रीग्रो करने में भी कभी कभी ऐसा होता है कि बाल रहते हैं लेकिन वो रीग्रो नहीं कर पाते, तो ये रीग्रो करने में भी हेल्प करता है, यानी डेंसिटी को इंक्रीज करता है बेसिकली। तो ये रिकमेंडेड है, मतलब पीआरपी होनी चाहिए उसमें। ये अगर ट्रांसप्लांट करें तो ऑब्वियसली होनी चाहिए ताकि हमारी डेंसिटी अच्छी हो सके और जो बाल हमने बेसिकली लगाया वो रीग्रो अच्छे कर सके, उसके लिए पीआरपी बेटर है। तो अगर मैं प्रिकॉशंस के बारे में बात करूं, जो मतलब सर्जरी के फर्स्ट वीक में बेसिकली करना ही करना है, वो प्रिकॉशंस काफी इंपॉर्टेंट है सर्जरी के फर्स्ट वीक तक। जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि एक तो सर्जिकल कैप उन्होंने मुझे दी थी, 3-4 सर्जिकल कैप दी थी कि वो यूज ही करनी है, और मतलब हर टाइम उन्हें यूज करनी है। एटलीस्ट फर्स्ट वीक जो हमारा है स्टार्टिंग का सर्जरी के बाद, वो उसमें रखने हैं। और वो खासकर जब हम वॉशरूम वगैरह में जा रहे हो तब तो रखना ही है, मैंडेटरी है। और मतलब डेली उसे चेंज भी करना था, उन्होंने कहा था कि इसे डेली चेंज भी करना है, इसलिए उन्होंने मतलब मुझे 5-6-7 सर्जिकल कैप दी थी। और फिर उसमें कुछ चीजें थी जो अवॉइड करनी थी खाने में, जैसे स्पाइसी चीजें नहीं खानी है, ऑयली फूड नहीं खाना है, या
ऐसी 2-4 चीजें और थी जो बेसिकली खाने में भी उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट जैसे नॉन वेज हो गया, उसका कहा था कि ये मतलब नहीं खाना, एग वगैरह नहीं खाना। तो ये प्रिकॉशंस उन्होंने लेने के लिए कहा था स्टार्टिंग पहले वीक में। और इसी तरह मेडिसिन का एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो हीलिंग करने में भी, बालों को रिग्रो करने में, सब चीज़ों में। उसमें भी उन्होंने मेडिसिन जो दी थी उसमें भी ये था कि टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। और वैसे उनकी तरफ से हेल्पलाइन उनका नंबर था, कभी भी कोई भी इश्यूज हो, कुछ भी पूछना हो, वो उनसे पूछ सकते थे। तो यही प्रिकॉशन थे बेसिकली, सर्जिकल कैप हो या फिर मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना हो, या फिर जैसे हाँ रात को सोने का एक पोस्चर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट वीक बहुत क्रूशियल है। अगर हम मतलब हमारे जो ग्राफ्ट्स है वो लग जाए बेडशीट पे या कहीं पर भी लग जाए तो निकलने का चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक पोस्चर भी बताया था कि कैसे लेटना है रात में, तो स्ट्रेट पोस्चर में लेटना था। तो वो क्रूशियल है, मतलब फर्स्ट वीक थोड़ा क्रूशियल रहेगा और उसके बाद चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट वीक का जो प्रिकॉशंस है और जो भी चीजें है वो फर्स्ट वीक के लिए है। तो बस यही है इसमें प्रिकॉशन। तो यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, मेरी कंप्लीट जर्नी अभी तक की। ये मेरी 3rd PRP अब होगी और आप देख ही सकते हो जो भी रिजल्ट है। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। ये 3rd PRP है, नेक्स्ट टाइम पे PRP कराने आऊंगा तब आगे के अपडेट आपको फिर दूंगा। तब तक जुड़े रहिए QST से। थैंक यू। 4 महीने में शेडिंग फेज ओवर हो चुका था और फॉलिकल्स सक्सेसफुली ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे। हेयरलाइन ने अब एक क्लियरली डिफाइंड शेप ले ली थी, लेकिन अभी अर्ली स्टेज होने की वजह से वहां स्लाइट गैप्स विजिबल थे, जो कंप्लीटली नॉर्मल है। फ्रंट से देखने पर स्कैल्प पर डेंस और वॉल्यूमिनस अपीयरेंस डेवलप हो रही थी, लेकिन क्लोजर इंस्पेक्शन में फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में कुछ गैप्स अभी भी विजिबल थे। यह इसलिए होता है क्योंकि इस स्टेज पर फॉलिकल्स एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं और शाफ्ट्स ग्रेजुअली थिकन करते हैं। अच्छी बात यह है कि ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर मर्ज हो रहे थे, जिससे नेचुरलिटी मेंटेन हो रही थी। क्राउन रीजन में भी फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी वहां वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल नहीं थी। लेकिन अपकमिंग मंथ्स में डेंसिटी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होने लगेगी। इस स्टेज पर पेशेंट का स्कैल्प हेल्थी था। ये अभी सिर्फ 4 महीने की प्रोग्रेस है, जिसमें पेशेंट का लुक चेंज हो चुका है। फाइनल रिजल्ट्स आने में 8 से 12 महीने का टाइम लगता है, तो पेशेंट के कमिंग मंथ्स की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।